साथियों नमस्कार। मैं हूं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई में। साथियों आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो श्रृंखला है उसे शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 1 होगी, पहली क्लास है ये हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। चारों काल हिंदी साहित्य के अंदर हम पढ़ेंगे और सभी विधाओं के बारे में भी हम इस जो श्रृंखला है, सीरीज है, इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं वो आज हिंदी साहित्य की शुरुआत है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद इतिहास शब्द की परिभाषाएं, इतिहास की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद हम साहित्य व साहित्य इतिहास की परिभाषाएं, साहित्य शब्द कैसे बना और इसके अर्थ क्या हैं, इसके अलावा साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास की परिभाषाएं और इसके अलावा जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, इतिहास साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये टॉपिक आज हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे और कल से जो है वो आगे हम आदिकाल के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत ग्रंथ क्या हैं, हिंदी साहित्य इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास की विभिन्न परिभाषाएं, साहित्य इतिहास लेखन क्या है उसकी परिभाषाएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास लेखन, साहित्य इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण पद्धतियां कौन सी हैं, जैसे आलोचनात्मक, विधेयवादी, वैज्ञानिक पद्धतियां, इनके बारे में हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति से। देखिए मैंने सब कुछ पहले से नोट कर लिया है ताकि समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो देखिए इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और इसका अर्थ क्या है। इति है आस के योग से बना है। इतिहास शब्द जो है वो इति है और आस के योग से बना है, जिसका अर्थ, इति का अर्थ है ऐसा, है निश्चित ही, आस था या घटित हुआ था। तो इतिहास शब्द देखिए इति है और आस के योग से बना है। इति का अर्थ ऐसा, है निश्चित ही, आस था या घटित हुआ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे। देखिए इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ या ऐसा ही हुआ था। तो इससे इतिहास के बारे में हमें क्या पता चलता है। देखिए हमने जो इसका अर्थ देखा और शाब्दिक अर्थ, तो इससे इतिहास के विषय में कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं, वो आप भी जान लीजिए। हालांकि ये बातें साथियों ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा हम इन शब्दों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी जानना हमारे द्वारा बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास के विषय में देखिए कुछ बातें आपके बात जहन में स्पष्ट होनी चाहिए। 1 नंबर तो इतिहास का संबंध क्या है, अतीत से है। इतिहास का संबंध अतीत से है। नंबर 2 देखिए इतिहास में केवल वास्तविक व यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। कल्पना का लेस मात्र भी इतिहास में नहीं होना चाहिए। देखिए यथार्थ या वास्तविक घटनाओं जो सत्य में घटित हुई है, ऐसी ही घटनाएं जो है मिलकर इतिहास बनाती हैं, न कि वे घटनाएं जो कल्पना पूर्ण होती हैं। नंबर 3 देखिए इसके अंदर इतिहास में उन सभी मौखिक और लिखित वृत्तों को, देखिए मौखिक भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे और लिखित वृत्त भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे।
तो इतिहास में उन सभी मौखिक और लिखित व्रतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध किससे होना चाहिए, अतीत से। और अतीत में भी वे घटनाएं जो यथार्थ परिस्थितियों एवं घटनाओं से है, यथार्थ में घटित हुई हैं वे घटनाएं। देखिए, मौखिक और लिखित व्रत हम इतिहास में सम्मिलित करेंगे दो तो, और इन मौखिक और लिखित व्रतों का संबंध किससे होना चाहिए, अतीत से होना चाहिए, और अतीत की भी उन घटनाओं से जो यथार्थ में घटित हुई हैं। तो नंबर 4 देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल प्रसिद्ध घटनाएं ही नहीं, अपितु वह घटनाएं भी जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हों। देखिए, घटनाएं बहुत हैं इतिहास के अंदर। अब हम इतिहास के अंदर केवल प्रसिद्ध घटनाओं को ही सम्मिलित नहीं करते हैं, अपितु वे घटनाएं भी जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई है इतिहास का हिस्सा होगी। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है कि इतिहास की दृष्टि से जितना अकबर महत्वपूर्ण है उतना ही कौन महत्वपूर्ण है, हेमू वणिक भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि अकबर तो प्रसिद्ध है, लेकिन हेमू वणिक जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से ये दोनों ही उसमें दोनों ही घटनाएं जो हैं वो स्थान रखती हैं, चाहे वो प्रसिद्ध हो चाहे वो प्रसिद्ध ना हो। अकबर प्रसिद्ध है, हेमू वणिक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन स्थान महत्व दोनों का इतिहास की दृष्टि से समान रहेगा। तो आगे देखिए, संक्षेप में क्या अर्थ हुआ इतिहास का, अतीत के किसी भी तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। तो इतिहास का कंक्लूजन हमारे सामने क्या आ रहा है कि अतीत के किसी भी तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण, और ये विवरण, विवेचन, विश्लेषण होना कैसे चाहिए, काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से होना चाहिए, और इतिहास इसी को हम कहेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए, इतिहास कला अथवा विज्ञान, क्या कहेंगे इतिहास को, कला अथवा विज्ञान। तो इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों कैसे हो सकता है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, ये हमने जान लिया है कि इतिहास क्या करता है, हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है। अब देखिए, किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस इतिवृत्त का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे उपयोग पर ही वो या तो कला भी हो सकता है और विज्ञान दोनों हो सकता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों हो सकता है, और हम पर ही यह निर्भर करेगा कि अतीत का इतिवृत्त जो इतिहास हमें देता है वो हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। देखिए, इतिहास कला के रूप में सबसे पहले यदि अतीत के इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोण, व्यक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो सकता है। आत्मपरक दृष्टिकोण, व्यक्तिक अनुभूति, ललित शैली में प्रस्तुत किया गया इतिहास का विवरण कला हो जाएगा। और इतिहास विज्ञान के रूप में, इतिहास विज्ञान के रूप में देखिए, यदि अतीत के इतिवृत्त को हम वस्तुपरक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह विज्ञान माना जा सकता है। तो इतिहास कला भी हो सकता है और विज्ञान भी हो सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस अतीत के इतिवृत्त को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, इतिहास के प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगाइए इसे। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण
प्राय आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। भारतीय दृष्टिकोण प्राय क्या रहा है? आदर्शमूलक रहा है और आध्यात्मवादी रहा है। वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो जैसे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में लिख देता हूं, इतिहास के प्रति कैसा रहा है? यथार्थवादी, यथार्थवादी रहा है। और भारतीय दृष्टिकोण ये पूछा जा सकता है, तो भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है इतिहास की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने जो इतिहास की परिभाषाएं दी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। 9-10 परिभाषाएं हमने इसमें सम्मिलित की हैं। तो इतिहास की परिभाषाएं, नंबर 1 परिभाषा हमारी देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववर्त सत्याख्यानम इति इतिहास मुच्यते। और ये परिभाषा कौन देते हैं? महर्षि वेदव्यास, रचयिता हैं महाभारत के, महाभारतकार हैं। महर्षि वेदव्यास की परिभाषा है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? अब देखिए, जो भारतीय दृष्टिकोण है इतिहास के प्रति वो रहा है अध्यात्मवादी और आदर्शमूलक। उसी के अनुसार महाभारतकार ने ये परिभाषा दी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से समन्वित जो सत्याख्यान वर्णन है, देखिए अर्थ देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान वर्णन ही इतिहास है। मतलब वेदव्यास ने इतिहास को ऐसा पूर्व वर्त माना है जिसके माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके। नंबर 2 हमारी परिभाषा देखिए, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। जो घटनाएं यथार्थ या वास्तविकता में घटित हो चुकी हैं और उनका काल विशेष कालक्रम की दृष्टि से विवरण विवेचन ही इतिहास है। यही परिभाषा किसकी है? हेरोडोटस, इतिहास के पिता। यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। देखिए, और हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका, और ये पुस्तक इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। इतिहास के पिता हेरोडोटस, इनकी परिभाषा है सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। नंबर 3 परिभाषा हमारी देखिए, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। और ये है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा। ये राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टोड। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, एक इनकी प्रसिद्ध है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 ईस्वी, राजस्थान में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। तो अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है, कर्नल जेम्स टोड। 3 नंबर परिभाषा। 4 नंबर हमारी परिभाषा देखिए, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांत यानी कि उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। और यही कहा है किसने? कार्लाइल ने। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों यानी कि उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। कार्लाइल की परिभाषा नंबर 5 देखिए, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। जो बाहरी विकास हम देख रहे हैं सृष्टि का, वो प्रकृति की आंतरिक विकास
प्रक्रिया का एक प्रतिबिंब मात्र है। और कहना किसका है? ये परिभाषा है कांट की, जो जर्मन दार्शनिक हैं। अब छठी परिभाषा देखिए, कांट की परिभाषा का ही ये विस्तार है। जो परिभाषा किसकी है? छठी परिभाषा चार्ल्स डार्विन की है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न होकर विकास क्रम का विवेचन है। और यह परिभाषा किसकी है? चार्ल्स डार्विन। यहाँ मैं लिख देता हूँ कांट की परिभाषा का ही विस्तार। तो ये कहा है चार्ल्स डार्विन ने कि इतिहास का अर्थ जो है कोई घटना समूह का संकलन करना मात्र नहीं है, बल्कि विकास क्रम का विवेचन करना इसका जो है वो अर्थ है। चार्ल्स डार्विन ने इतिहास की यह परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार दी है। 19वीं सदी में डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। अगली परिभाषा हमारी देखिए, 7 नंबर परिभाषा है, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम क्या है? इतिहास है। और परिभाषा दी है हीगल ने। 8 नंबर परिभाषा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। और परिभाषा देने वाले हैं तेन, जो फ्रेंच विद्वान हैं और आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। तेन, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। आधुनिक इतिहास के जनक तेन, फ्रेंच विद्वान, उन्होंने यह परिभाषा दी है। विधेयवादी पद्धति के भी ये जन्मदाता हैं। नंबर 9 इतिहास की परिभाषा देखिए, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह परिभाषा है। द्विवेदी जी की परिभाषा के साथ ही परिभाषाएं, जो इतिहास की परिभाषाएं हमने देख ली हैं, अब हम देखते हैं साहित्य व साहित्य इतिहास के संबंध में। देखिए, साहित्य व साहित्य इतिहास। सबसे पहले साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो स, हित और य के योग से, स धन हित धन य के योग से साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं साहित्य। स हित य, इसका अर्थ होता है शब्दकोश के अनुसार एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो साहित्य इतिहास हम किसे कहेंगे? अब देखिए, प्रत्येक चीज़ का एक इतिहास होता ही है। आपको पता ही है कि इतिहास का अर्थ केवल और केवल राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास ही नहीं है। राजाओं का जीवन चरित्र और राजनीतिक घटनाओं का संकलन मात्र इतिहास नहीं है। वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका इतिहास से संबंध न हो। ऐसे ही साहित्य का इतिहास भी है, और वो भी जो है
साहित्य भी इतिहास से संबंधित होता है। तो साहित्य का इतिहास देखिए, साहित्य इतिहास, साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं, वही साहित्य का इतिहास होता है। अब देखिए साहित्य इतिहास के विषय में, किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। इस धारणा को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तैन को। देखिए तैन का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता हैं। अच्छा, ये जो है एक धारणा थी, देखिए अंग्रेजी साहित्य में एक धारणा चल रही थी कि किसी भी जाति का साहित्य जो है, साहित्य का इतिहास जो है, उस जाति के ही सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है, और साहित्य की प्रवृत्तियां जो होती हैं वो संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। लेकिन ये धारणा अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकारों में प्रचलित थी, लेकिन इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किसने किया? तैन ने किया। तो तैन इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता और आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। अब देखिए तैन ने स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, जो जाति की परंपराएं हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण कैसा है जब साहित्य लिखा जा रहा है, एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में फिर वो साहित्य का हमें जो है वो मिलता है। तैन ने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। 1 नंबर जाति, 2 वातावरण और 3 क्षण विशेष। तो ये मोस्ट लगाइए आप। तैन के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, 1 जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तैन जो है साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। फिर देखिए हडसन आई। तैन साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, और हडसन ने तैन के सिद्धांत की आलोचना कर उस पर तैन पर मतलब आक्षेप किया कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपर्युक्त 3 तत्वों जाति, वातावरण और क्षण विशेष को ही दे दिया है, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दिए। ऐसा आक्षेप तैन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने उन पर लगाया, और हडसन ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 5 तत्वों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये 5 तत्व हडसन ने जो बताए, तैन ने वो जो बताए वो तो थे, देखिए तैन के तो ये रहे, यहाँ पर तैन के लिख देता हूँ मैं। तैन जाति, वातावरण और ये हो गया क्षण विशेष, ये 3 तत्व। ये तैन पर आक्षेप किया, आलोचना की सिद्धांत की। और देखिए हडसन ने मुख्य मानी सृजन शक्ति साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व। परंपरा 2 नंबर तत्व जो उनका है वो परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो। तीसरा वातावरण, और चौथा द्वंद्व, और 5वां संतुलन। ये सब जो है साहित्य की विकास प्रक्रिया का अगर हमें अध्ययन करना है तो इन 5 तत्वों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं साहित्य इतिहास की परिभाषाएं मुख्य कौन सी हैं। तो साहित्य इतिहास की परिभाषाएं देखिए।
पहले हमने इतिहास की परिभाषा देखी थी, अब हम साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास की परिभाषा देख रहे हैं। नंबर 1, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये परिभाषा है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य व संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य व संवेदना का इतिहास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास से संबंधित जो है पुस्तक है। और कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है, ये इनकी परिभाषा है। नंबर 2 हमारी परिभाषा देखिए, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य का परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वही सिद्धांत है जो तेन ने प्रतिपादित किया था, उसी के अनुरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य में परिभाषा दे रहे हैं। और हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जनक ये हैं। अंग्रेजी साहित्य में तो तेन माने ही जाते हैं। तो प्रत्येक युग का साहित्य, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर तो आप मोस्ट लगाइए। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है, साहित्य का इतिहास है। नंबर 3 नंबर परिभाषा आपने देखी यहाँ पे, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। डॉक्टर नगेंद्र ने ये परिभाषा दी है साहित्य के इतिहास की। डॉक्टर नगेंद्र ने यह परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण से दी है। नंबर 4 परिभाषा देखिए इसमें, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये परिभाषा। डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा के बाद हम देखेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, सबसे पहली जो प्राचीन पद्धति मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति, शब्दकोश के अनुसार होती है। गारसा दैतासी, शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति से अपने जो ग्रंथ हैं इतिहास ग्रंथ वो लिखे हैं। 2 नंबर देखिए कालानुक्रम पद्धति, इसे ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों के अंदर। 3 नंबर विधेयवादी पद्धति, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अपनाया है, जबकि अंग्रेजी साहित्य में तेन इसके जन्मदाता हैं। अंग्रेजी साहित्य में, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अपनाया है। इसके बाद आलोचनात्मक पद्धति देखिए, आलोचनात्मक पद्धति गुण दोषों का वर्णन होता है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो उसी में इस पद्धति को इन्होंने अपनाया है। इसके अलावा देखिए समाज शास्त्रीय पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपनाया है, इसके अनुसार अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। और वैज्ञानिक पद्धति, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अपना जो है वो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। अब हम इनको विस्तार से देख लेते हैं। पहली नंबर देखिए पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के क्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो ABCDEF, और अगर हम हिंदी में बात करें तो शब्दकोश के तरीके से, जैसे क वाले साथ में आगे ख वाले ग वाले, इस प्रकार से जैसे हमारा हिंदी का शब्दकोश चलता है उस हिसाब से ही
साहित्य इतिहास जो ये थे इतिहास लिखने वाले, इन्होंने रचनाकारों का परिचय इन वर्णों के क्रम के अनुसार दिया। जैसे इसमें अगर क्या कमी है वर्णानुक्रम पद्धति में, जैसे जो कै पर है, जैसे केशव हो गया, केशव और कबीर एक साथ आ जाएंगे, केदारनाथ सिंह भी इनके साथ आ जाएंगे। ये आधुनिक काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली जब ये वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तो आधुनिक काल का कवि कहाँ आता है? अपने क्रम के अनुसार आदिकाल के कवि से भी पहले आ सकता है। तो ये इस वर्णानुक्रम पद्धति की कमी है। यह पद्धति इतिहास लेखन में सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मनोवैज्ञानिक बिल्कुल है, कोई क्रम नहीं रहता है इसमें। तो काल विभाजन की संभावना समाप्ति हो जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि अपने नाम के, अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से आधुनिक काल का कवि तो चला जाएगा सबसे पहले और आदिकाल का चला जाएगा सबसे लास्ट में। आरंभिक साहित्यकारों गारसा दैतासी, शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। दूसरी पद्धति हमारी देखिए कालानुक्रम पद्धति। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्मकाल, जन्मतिथि के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किया जाता है, उसे कालानुक्रमी पद्धति कहते हैं। जो पहले आया वो पहले वर्णन, जो बाद में आया वो उसका वर्णन बाद में। तो यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। बस सबसे लोकप्रिय है। जैसे जिसका जन्म हुआ उसी क्रम में उनका परिचय प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकप्रिय है। यह पद्धति देखिए लोकप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? वो है विधेयवादी। लेकिन विधेयवादी पद्धति में भी आप ध्यान दीजिए कि कालक्रम के अनुसार ही, कालानुक्रम के अनुसार ही रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। विधेयवादी पद्धति में भी परिचय जो पहले जन्मा उसका पहले ही दिया जाएगा। इस पद्धति का सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में किया। और हिंदी साहित्य इतिहास के लिए कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ 1889 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। मिस्र बंधुओं ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। मिस्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। और मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है वो 4 भागों में लिखा गया ग्रंथ है, जिसके 3 भाग 1913 और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। तीसरी हमारी पद्धति देखिए विधेयवादी पद्धति, इसको हम कहेंगे। जिस पद्धति में रचनाकार का जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। किस आधार पर? देखिए जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को क्या देन है, इन सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन विधेयवादी पद्धति। दोहरा नामकरण इस पद्धति का विशेष गुण है और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति को अपनाया है और उन्होंने दोहरा नामकरण कालों का किया भी है। अब देखिए इस पद्धति के बारे में आगे क्या विशेषताएं इसकी ओर हैं। यह पद्धति इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। नवीनतम है और सर्वश्रेष्ठ है। सबसे प्राचीन जो वर्णानुक्रम है और सबसे लोकप्रिय कालानुक्रम है और यह नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। देखिए आगे विश्व में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग तेन ने किया। किसमें? अंग्रेजी साहित्य में। इसलिए तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है और हिंदी में शुक्ल ने इसका
प्रयोग सर्वप्रथम किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, जो उन्होंने 1929 ईस्वी को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। और यही भूमिका बहुत लंबी चौड़ी हो गई थी और उन्होंने 1929 में इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया और वही इनका साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिए, रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम पद्धति में दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी पद्धति तो विधेयवादी है, लेकिन रचनाकारों का परिचय जो है वो कालानुक्रम ही है, जन्म तिथि के अनुसार, जिसका जैसा काल है उसी के अनुसार, जन्म काल के अनुसार दिया गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, नवीन है। चौथी हमारी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति देखिए, आलोचनात्मक पद्धति। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोष, रचनाकारों के परिचय ज़्यादा नहीं होता है इसमें, और रचनाओं का जो आकलन, विश्लेषण, आलोचन वो किया जाता है। गुण दोष मूल्यांकन बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। आलोचना कहते किसे हैं? वस्तु के गुण दोषों का वर्णन। किसी की भी वस्तु के गुण दोषों का वर्णन जो है वो आलोचना होती है। उसमें गुण क्या क्या है और गुण दोषों का वर्णन क्या है, आलोचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय इस पद्धति का प्रयोग किया है। अगली पद्धति हमारी देखिए 5 नंबर, समाजशास्त्रीय पद्धति। इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है, उसे समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तीनों ही इतिहास ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथ जो मुख्य हैं वो लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यह लिखा है उन्होंने 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल यह रचना है उनकी 1953 ईस्वी की। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। अगली हमारी देखिए 6 नंबर और लास्ट जो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति। इसलिए इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा, विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। भाषा, विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा कब? 1965 में किया है। 2 भाग है हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के, एक 1964 में प्रकाशित है, एक 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति से ये लिखा है। क्या विशेषता और इसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण। भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना, कैसे कैसे भाषा का समय के साथ विकास हुआ है। रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव, जैसा युग में उस समय राजनीतिक और सामाजिक वातावरण चल रहा था उसी का रचनाकार पर प्रभाव आदि इस पद्धति की विशेषताएं हैं। तो आज हमने क्या क्या देख लिया है, देखिए सर्वप्रथम ये हमारी क्लास नंबर 1 थी और इसके अंदर हमने सबसे पहले इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ समझा, इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास के विषय में कुछ विशेष तथ्य हमने देख लिए। इसके अलावा इतिहास को पूरी तरीके से समझने के पश्चात इतिहास की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हमने देखी। साहित्य व साहित्य इतिहास को हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। इसके बाद साहित्य इतिहास की परिभाषाएं हमने देख ली और
साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से 6 पद्धतियां साहित्य इतिहास लेखन की देख ली हैं। अब कल हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दूसरी क्लास में, वह है साहित्य इतिहास लेखन के आधार ग्रंथ, या इन्हें यूं भी कह सकते हैं स्रोत ग्रंथ। ये कुछ रचनाएं हम देखेंगे। तो कल की 2 नंबर क्लास में देखेंगे स्रोत सामग्री, तो ये टॉपिक होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है साथियों, तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।